स्कूल वगैरह में देखिएगा जब लड़का बदमाशी करता है और टीचर उठा के अचानक से जब पीटना शुरू करता है तो देखिएगा बच्चा अचानक से भागना शुरू कर देगा, भगदड़ मच जाता है। तो किधर भागेगा? पूरब की ओर भागा तो पूरब आंदोलन, सर में पश्चिम की ओर भागा तो पश्चिम आंदोलन, और दक्षिण की ओर भागा दक्षिण आंदोलन, टीचर के ओर भागा तो टीचर का आंदोलन फिर टीचर अपना आंदोलन चलाएगा। तो उसी तरह से जब यहाँ पे फ्रांसीसी अत्याचार करना शुरू किए तो फ्रांस के लोग कहाँ भागना शुरू कर दिए? पूरब की ओर भागना क्या कर दिए? गोरिल्ला युद्ध क्या हो गया? जैसे अगर हमारे पास सेना का कमी है, हमारे पास कितना सेना है? मात्र 5000 सेना है। कितना सेना है? 5000 सेना है। और दुश्मन के पास 10,000 सेना है। कितना सेना है? 10,000 सेना है। क्या हमारा सेना उनसे जीत पाएगा? नहीं। तब इसमें देखिए क्या किया जाता था, यहाँ पे ये सब अपना 10,000 सेना लेकर क्या है? खड़ा है। यहाँ पे 10,000 सेना लेकर क्या है? खड़ा है। अब ये देखिए ये गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध पहाड़ी में ही संभव है, और वियतनाम पूरा पहाड़ी और जंगल दिखन यही नहीं है। महात्मा गांधी के घर का आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया था। सोचिए जो 1488 ईस्वी में बंदा लंदन पढ़ने जा सकता है, क्या उसका आर्थिक स्थिति खराब होगा? आज आप अपने घर से माता पिता से कहिए ना, तो हमको लंदन जाना है, मारेगा उठा के 2 दिन का लंदन जाएगा क्या करने लंदन जाएगा? घूमने के लिए तो भेज ही नहीं पाएंगे, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब महात्मा गांधी अमीर खानदान से होंगे, तभी उस समय कहाँ चले गए थे? लंदन होंगे कि उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कैसे निकाला जाएगा? उससे उत्तर और उससे ऊपर, तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? उत्तर, और उत्तर के जस्ट उल्टा दिशा कौन सा होता है? दक्षिण। तो नीचे वाला हो जाएगा दक्षिण, और दाहिना साइड में क्या होता है? पूरब, और बामा साइड में पश्चिम। मारना भी है लास्ट में लाकर, ऐसा ना कि छोड़ दे उसी तरह से जिंदे भटकने के लिए। आत्मा उनका आप लोग को सरापेगा, बच्चा कहेगा छोटा सा हमको जिंदा करके अभी मारा भी, ये छोड़ दिया। आत्मा उनका क्या करेगा? शराब देगा, इसीलिए आपको मारना। युद्ध में प्रवेश कौन ले लेगा? अमेरिका ले लेगा। नहीं कहा जाता है घर फूटे गवार लूटे घर फूटा है, इसमें कौन घुस गया? अमेरिका। अमेरिका पूरा तहस नहस कर। जवाहरलाल नेहरू ने इनको अंकल हो कह के संबोधित किया था। और वाला अंकल नहीं सुनिए, हो वाला अंकल नहीं, अरे इनका नाम के आगे लगा है हो ची मिन, समझ में आया? तो अंकल का हो उठाकर बोले थे अंकल हो। जय हिंद। चलिए अब इसमें देखिए कह रहा है फाइन आधुनिकरण और राष्ट्रवाद। इसमें आधुनिकरण राष्ट्रवाद में कौन आए थे? मतलब राष्ट्रवाद की भावना आएगी तब तो लोग लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देश के प्रति सोचना। तो राष्ट्रवाद बोल रहा है फान बोइचाऊ। फान बोइचाऊ जो थे वो एक राष्ट्रवादी थे, ठीक है, फान बोइचाऊ। फ्रांसीसी में उग्र रवैया के कारण हिंद चीन के लोग राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। वे फ्रांसीसियों को किसी भी कीमत पर यहाँ से क्या करना चाहते थे? भगाना चाहते थे। कौन? फाई बोइचाऊ, समझ में? फाई बोइचाऊ, समझे? अरे आओ बोइचाऊ, ये सब नामे रहता है उधर का समझ में आया? आज खाना भी अलग, मोमो चाउमीन ये सब उसे सब खाता है, चाइनीज प्रोडक्ट है, ये सब इधर आ गया है, समझ में आया? तो देखिए तो वहाँ पे क्या हो रही है, और वे फ्रांसीसी को किसी भी कीमत पर क्या करना चाहते थे? भगाना चाहते थे। शुरुआती दिनों में वियतनाम को 2 बड़े राष्ट्रवादी फाइन बोइचाई और फाहुन चिन फ्रांसीसियों को इन रवैये से तंग आकर 1903 में फान बोइचाऊ ने रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का क्या कर दिया? गठन कर दिया। तो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का गठन कब हुआ था? 1903 में हुआ था। किसने किया था? फान बोइचाऊ ने किया था। किसके लिए किया था? फ्रांसीसियों को यहाँ से क्या करने के लिए? भगाने के लिए। तो 1903 में क्या कर दिया? गठन कर दिया। फान बोइचाऊ ने चीनी सुधारक लियान किचाऊ का क्या किया? अध्यक्ष बनाया। अपना अध्यक्ष किसे बनाया था? लियान किचाऊ को। और फान बोइचाऊ चीनी सुधारक लियान किचाऊ का बहुत प्रभाव था। इन लियान किचाऊ के कहने पर इन्होंने एक क्या लिखा था? बुक लिखा था। बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, समझ में? तो पूछेगा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसकी लेखक, पुस्तक का लेखक कौन है? फान बोइचाऊ। कौन है? फान बोइचाऊ। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का किताब का लेखक फान बोइचाऊ। फान बोइचाऊ ने किस किताब का लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। वो दिखा था इसमें। तो ये कौन था? आधुनिकरण समाजवाद के जनक हैं, समझ में? पूर्व की ओर चलो आंदोलन। अब ये पूर्व की ओर चलो आंदोलन से आप क्या समझते हैं? पूर्व की ओर जब फ्रांस वाले क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे किसके ऊपर? इंडो चीन के ऊपर। तो ये लोग चाइना और जापान में भाग रहे थे। कहाँ भाग रहे थे? चाइना और जापान में भाग रहे थे। जैसे देखिएगा स्कूल वगैरह में, चाहे स्कूल वगैरह छोड़िए ना, स्कूल वगैरह में देखिएगा जब लड़का बदमाशी करता है और टीचर उठा के अचानक से जब पीटना शुरू करता है तो देखिएगा बच्चा अचानक से भागना शुरू कर देगा, भगदड़ मच जाता है। तो किधर भागेगा? पूरब की ओर भागा तो पूरब आंदोलन, सर में पश्चिम की ओर भागा तो पश्चिम आंदोलन, और दक्षिण की ओर भागा दक्षिण आंदोलन, टीचर के ओर भागा तो टीचर का आंदोलन फिर टीचर अपना आंदोलन चलाएगा। तो उसी तरह से जब यहाँ पे फ्रांसीसी अत्याचार करना शुरू किए तो फ्रांस के लोग कहाँ भागना शुरू कर दिए? पूरब की ओर भागना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। पूरब की ओर कौन कौन है? चीन और जापान। कौन कौन थे? चीन और जापान। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका लाओस, कंबोडिया, वियतनाम।
यहाँ पे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इसके पूरब में जाइएगा, इस तरह से आपको बताए होंगे, ऐसे आपको बताए होंगे कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कैसे निकाला जाएगा। उ से उत्तर और उ से ऊपर, तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? उत्तर। और उत्तर के जस्ट उल्टा दिशा कौन सा होता है? दक्षिण। तो नीचे वाला हो जाएगा दक्षिण। और दाहिना साइड में क्या होता है? पूरब। और बावां साइड में पश्चिम। ये निकालने में कोई दिक्कत है? उ से उत्तर और उ से ऊपर, उत्तर के जस्ट नीचे दक्षिण, दाहिना हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम। कोई दिक्कत है? अब पूर्व की ओर चलो आंदोलन। जब इस लाओस, कंबोडिया, वियतनाम पे किसका आक्रमण बोले, किसका कब्जा हो रहा था? फ्रांसीसियों का। तो यहाँ के लोग कहाँ जाने लगे? कोई चाइना भागने लगा, कोई जापान भागने लगा। और चाइना और जापान दोनों के दोनों किस राज्य में, किस ओर हैं? पूर्व की ओर हैं। तो लोग बोले पूर्व की ओर चलो आंदोलन। सब लोग कहाँ भागो? पूर्व की ओर भागो। कुछ लोग चाइना जाकर बसे, कुछ लोग कहाँ जाकर बसे? जापान की ओर जाकर बसे। इसी को हम लोग कहते हैं पूर्व की ओर चलो आंदोलन। कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन पूछेगा पूर्व की ओर चलो आंदोलन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत है? चलिए, तो कह रहा है पूर्व की ओर चलो आंदोलन। आपको पूरा समझा दिया, इसमें समझ लीजिए। वियतनाम में युवा वर्ग के लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए और फ्रांसीसियों के अत्याचार से बचने के लिए जापान और चीन के इलाकों में जाकर क्या करते थे? शरण लेते थे। एक और चीज़ इनको था, पूर्व की ओर जाने का क्या जरूरत पड़ा? ये क्रांतिकारी आंदोलन करना चाहते थे। तो क्या फ्रांस के साथ रहकर आप क्रांतिकारी आंदोलन कीजिएगा? नहीं, उससे दूर हट कर आप क्या कीजिएगा? क्रांतिकारी आंदोलन करके फिर उसके बाद से इसके ऊपर क्या कीजिएगा? अटैक कीजिएगा। तो इसके लिए ये लोग क्या करने लगे? दूर जाकर शरण लेने लगे। वहीं से जापान शिक्षा ग्रहण करते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों का क्या करते थे? अंजाम देते थे। जैसे जापान और चीन से क्या करते थे? शिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं पे अपना संगठन तैयार करते थे। और अचानक से किसके ऊपर हमला करते थे? फ्रांसीसियों के ऊपर। की फ्रांसीसी हिंद चीन छोड़कर क्या हो जाए? भाग जाए। जापान, चीन और जापान दोनों ही वियतनाम के पूर्व में था और लोगों ने चीन और जापान को जाने के लिए एक आंदोलन जैसा माहौल खड़ा कर दिया। इसी को हम लोग पूर्व की ओर चलो आंदोलन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो पूर्व की ओर चलो आंदोलन लिखा जाएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं किसको? हो ची मिन। यही है हो ची मिन, दिखाई दे रहा है, एकदम मासूम चेहरा। सर में वियतनाम के नोटों पे इसी का फोटो है। जिस प्रकार हमारे नोट पर किसका फोटो है? महात्मा गांधी का। वियतनाम के नोट पे इनका फोटो है, हो ची मिन का। समझ में? अब देखिए, हो ची मिन शुरुआती दिनों में वियतनाम में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी सब शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन जब हो ची मिन आए तो बोले शांति से भीख मांगने से भीख नहीं मिलता है, लड़ना पड़ता है। भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिलता है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया? आज़ादी क्या होता है? लड़कर छीनना पड़ता है। आपको मांगने से आपका अधिकार मिल जाएगा? नहीं, आपको लड़कर क्या करना पड़ेगा? छीनना पड़ेगा। ये बोले ये भीख मांगने से हमको दे दो दे दो दे दो, इसके नाम से कुछ नहीं होगा। उठाओ तलवार, मारो, काटो, इस तरह से काहे नहीं मिलेगा हम लोग को आज़ादी। समझ में आया? तो ये क्या थे? गरम दल के थे। कैसे थे? गरम दल, यानी मार काट पे विश्वास रखते थे। साम्यवादी थे। कैसे थे? साम्यवादी। तो साम्यवादी कौन होते थे? जो किसी भी तरह से अपने आप को क्या करे? स्वतंत्र करा दे, चाहे जो भी हो, क्या ना किसी का गर्दन ही क्यों ना काटना पड़े। समझ में आया? तो ये बोले कि जो शांति तरह से क्या चल रहा है, गतिविधि चल रहा है क्रांतिकारी आंदोलन, उसको उग्र बनाइए, तब जाके हम लोग क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। बोला इस वजह से फ्रांसीसियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। फलतः वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने अपना नीति बदलकर साम्यवाद की ओर क्या हो गए? अग्रसर हो गए। और वियतनामियों ने साम्यवादी को लेकर जाने लगे और उनका नाम था, क्या था नाम था? हो ची मिन। हो ची मिन सबको लेकर कहाँ चल दिए? साम्यवाद की तरफ। मतलब अब शांति से काम नहीं चलेगा, हमको उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाके फ्रांसीसी सब क्या होगा? भागेगा। और फ्रांसीसी के अलावा उस पर कब्जा किसका हो गया था? जापानियों का भी कब्जा हुआ था, आपको बताए थे अभी। अब हो ची मिन का वर्णन करें, क्वेश्चन पूछ देता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। हो ची मिन का जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। मध्य में वियतनाम के क्षेत्र में हुआ था। वियतनाम के क्षेत्र, एक किसान गरीब परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? एक किसान गरीब परिवार में हुआ था। ये ज़्यादा अमीर नहीं थे। इनका बचपन का नाम डुएन सिंह कुंग था। समझ में आता है? क्या नाम था? डुएन सिंह कुंग। समझ में आया? अच्छा हुआ ये नाम बदल कर हो ची मिन कर लिए, नहीं तो याद नहीं होता आप लोगों से। समझ में आया? तो इन्होंने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया? हो ची मिन कर लिया। जब ये अच्छा कार्य कर रहे थे उस समय हमारे यहाँ कौन हुआ करते थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जब इनके बारे में जब देखा, उस समय तो लोग देखे ही होंगे, क्योंकि सब दोनों आदमी क्या थे? एक दूसरे के समकालीन थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको अंकल हो कह के संबोधित किया था। और वाला अंकल नहीं सुनिए, हो वाला अंकल नहीं, अरे इनका नाम के आगे लगा है हो ची मिन। समझ में आया? तो अंकल का हो उठाकर बोले थे अंकल हो। समझ में आया? तो अंकल हो कहकर इसको कौन संबोधित किए थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे यहाँ के थे, भारत के। समझ में आया? तो जब ये बढ़िया बढ़िया कार्य कर रहे थे तो इनको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहकर संबोधित किया था? अंकल हो कह के संबोधित किया था।
समझ में आया। तो देखिए कहा इन्हें अंकल हो भी कहा जाता है। ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। समाज में रहने वाले किसी भी लोगों के साथ भेदभाव न किया जाए, समझ में आया। तो यही मार्क्सवादी विचारधारा से ये भी क्या थे, प्रभावित थे। और समाज में रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव कौन कर रहे थे, फ्रांसीसी। बोले मारो सबको, भगाओ यहाँ से, समझ में आया। तो ये कार्ल मार्क्स के क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फ्रांसीसी स्कूल में हुआ था। देखिए फ्रांसीसी स्कूल में पढ़ते और फ्रांसीसियों के खिलाफ क्या कर दिए थे, युद्ध का घोषणा कर दिए थे। जैसे महात्मा गांधी को देखिए, इंग्लैंड से पढ़ के इंग्लैंड के खिलाफ ही युद्ध कर दिए। इंग्लैंड से वकालत का पढ़ाई करके आए और बाद में अंग्रेजों को ही धोना शुरू कर दिए। मारो इन लोगों को, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक से एक आंदोलन चला दिए, समझ में आया। यहाँ देखिए फ्रांसीसी 1910 ईस्वी में शैक्षणिक विभाग में भी काम किया था, किंतु घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इन्होंने बच्चों का शिक्षण देने का भी क्या किया था, कार्य किया था। यानी बच्चों को पढ़ाते थे, खाली समय में क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। और उसके बाद से क्रांतिकारी आंदोलन में क्या कर लेते थे, भाग लेते थे और सब कुछ जागरूक करते थे। साथ ही साथ इन्होंने जहाज चलाने का भी नौकरी किया है, मतलब जहाज चलाने का भी ये लोग क्या करते थे, काम करते थे, क्योंकि इनका घर का आर्थिक स्थिति सही नहीं है। महात्मा गांधी खनिया ही नहीं है, महात्मा गांधी का घर का आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया था। सोचिए जो 1488 ईस्वी में बंदा लंदन पढ़ने जा सकता है, क्या उसका आर्थिक स्थिति खराब होगा। आज आप अपने घर से माता पिता से कहिए ना, तो हमको लंदन जाना है, मारेगा उठा के 2 जूता, लंदन जाएगा क्या करने लंदन जाएगा रे, घूमने के लिए तो भेजिए नहीं पाएंगे, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब महात्मा गांधी अमीर खानदान से होंगे, तभी उस समय कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे। ये अच्छा शिक्षण ग्रहण करने के लिए कहाँ चले गए, रूस की राजधानी मॉस्को में चले गए। रूस का राजधानी क्या है, मॉस्को। तो ये अपने शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को में चले गए और वहाँ पर उनको साम्यवादी नेता जिसका नाम क्या था, लेनिन, 1917 में आपको बताए थे। लेनिन क्या कर दिया था, अप्रैल 30 का घटना, 16 अप्रैल 1917, समझ में आया। और 1917 में ही वहाँ पे क्या हो रहा था, अक्टूबर का क्रांति या नवंबर का क्रांति या बोलते भी क्रांति हो रहा था। और 1917 में कौन पहुँचे हैं, हो ची मिन। कहाँ पहुँचे हैं, रूस में। रिलेट करते रहिएगा, हो ची मिन रूस में कहाँ से पहुँचे हैं, इंडो चीन से निकल के जब मॉस्को में गए हैं तो वहाँ से एक से एक जब क्रांतिकारी आंदोलन देखे तो कहें ऐसा आंदोलन हमारे यहाँ भी होना चाहिए, ताकि हम फ्रांसीसी से क्या हो सके, निपट सके। तो उनको यहाँ से क्या मिला, प्रेरणा मिला कि जब लेनिन ये कार्य कर सकता है तो लेनिन से ये मुलाकात किए। लेनिन इनको शिक्षा दीक्षा दिया, देखो ऐसे ऐसे आंदोलन किया जाता है। वहाँ से ये क्या किए, और ज़्यादा शिक्षा लिए। इनका मुलाकात हुआ और उन्होंने 1917 में साम्यवादी गुट का क्या कर दिया, गठन कर दिया। क्योंकि साम्यवादी जो लेनिन था वो भी किसको मानता था, साम्यवाद को ही मानता था। और कौन सा क्रांति कर दिया, अक्टूबर का क्रांति कर दिया था। इससे प्रभावित होकर उन्होंने 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी वियतनामी दल का क्या कर दिया, गठन कर दिया। यानी 1925 में किसका गठन कर दिया, क्रांतिकारी वियतनामी दल का गठन किया और तमाम जनता को जागरूक किया। और साथ ही साथ 1930 में वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी का क्या कर दिया, गठन कर दिया। बाद में इस पार्टी का नाम बदलकर इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। इस प्रकार वियतनामी 1945 में फ्रांस से क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो इतना कार्य कौन किए थे, हो ची मिन। और हो ची मिन क्या कर दिए, वियतनाम को मुक्त करा दिए। जिस प्रकार महात्मा गांधी यहाँ पे मुक्त कराए थे, उसी प्रकार इसलिए इनका फोटो कहाँ पे आपको दिखेगा, वियतनाम के नोट पे इसका फोटो दिखेगा। इनके काल में आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी। लेकिन 1969 में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अगर किसी का वर्णन करने के लिए एग्जाम में आ जाए तो उनको मारना भी है लास्ट में ले जाके बार बार आपको बताते हैं। कार्ल मार्क्स आ गए तो कार्ल मार्क्स को लंदन में ले जाकर 1883 में मारना भी है। ऐसा ना कि खाली 1805 में जन्म ला के छोड़ दे घूमने के लिए, अभी वो जिंदा ही घुमा रहे हैं आप लोग, उसको मारना भी है। उसी प्रकार देखिए हो ची मिन का हम जन्म कब कराए थे, 1890 में। लेकिन देखिए 1969 में आकर ये क्या हो गए, मर गए। तो इनको मारना भी है लास्ट में लाकर, ऐसा ना कि छोड़ दे उसी तरह से जिंदे भटकने के लिए। आत्मा उनका आप लोग को सरापेगा, बच्चा कहेगा छोटा सा हमको जिंदा करके अभी मारा भी है, छोड़ दिया। आत्मा उनका क्या करेगा, शराब देगा, इसलिए आपको मारना भी है। ठीक है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी विकास के कारणों का क्या करें, वर्णन करें। ये हो ची मिन में कोई दिक्कत है, तो हो ची मिन ने क्या किया था, वियतनाम को क्या किया था, आज़ाद कराया था। देखिए हिंद चीन में राष्ट्रवाद विकास का आंदोलन थे। हिंद चीन में राष्ट्रवादी विकास की भावना 20वीं शताब्दी से झलक दिखाई देने लगा। इसका प्रमुख कारण कौन था, औपनिवेशिक शोषण। फ्रांसीसी औपनिवेशिक लोगों का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। हिंद चीन में जमकर शोषण किया जा रहा था। इस बात से राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रीय चेतना का क्या हुआ, विकास हुआ। और इसमें संस्था और छात्रों का क्या कर दिया, आंदोलन सक्रिय रहा। समझ में आया। दूसरा बोल रहा है औपनिवेशिक धार्मिक नीति। फ्रांसीसी वहाँ पे अपने धर्म को ही अच्छा बता रहे थे और दूसरे धर्म को खराब बता के अपना धर्म जबरदस्ती क्या कर रहे थे, थोप रहे थे। तो इससे जिसके केंद्र बिंदु ईसाई धर्म था को अपनाना था। इससे अतः धर्म से जनता क्या हुई, असंतोष फैल गई और इससे राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गई, फैल गई। अब कोई किसी के धर्म को खराब कहेगा, अपना धर्म ही जबरदस्ती थोपेगा तो लोग वहाँ पे मानेंगे नहीं।
उसके बाद से बोल रहा है कि विश्व घटना का प्रभाव। कोई देखिए घटना आपको बताए थे कि जब हो ची मिन्ह कहाँ गया है, रूस में, तो वहाँ लेनिन से उसको प्रेरणा मिल गया कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, समझ में। तो वहाँ रूस से इसको प्रेरणा मिल गया। उसी प्रकार देखिए 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया था, आपको बताए होंगे 1905 में जापान इधर रूस को हरा दिया और इधर क्रीमिया से भी रूस हार गया। तो 1905 में खूनी रविवार का घटना हुआ था, आपको उस समय बताएंगे दूसरा चैप्टर में, समझ में। तो इससे इन लोगों को प्रेरणा मिले कि जब जापान छोटा सा देश उतना बड़का रूस को हरा सकता है, तो हम लोग तो इतना बड़का लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों सम्मिलित रूप से होकर फ्रांस को क्या नहीं हरा सकते हैं। तो यहाँ से इनको प्रेरणा मिल गया। 1911 ईस्वी में चीन में क्या हुआ था, क्रांति हुआ था, इससे इनको प्रेरणा मिल गया। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इससे इनको प्रेरणा मिल गया। 1929 में आर्थिक संकट आया था, इससे प्रेरणा मिल गया। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इससे तो इनको प्रेरणा ही प्रेरणा मिला था। आपको बताया है 1939 में कैसे फ्रांस हारा, फ्रांस आया तो जापान आया, फिर जापान पे बम पटकाया, जापानो भागा, फ्रांसो भागा, इंडोचीन क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो इन सबसे इनको क्या मिला, राष्ट्रवाद की विकास का क्या मिला, और अंततः 1945 में वियतनाम क्या हो गया, आज़ाद हो गया। हनोई समझौता क्या होता है। अब हनोई समझौता देखिए कह रहा है वियतनाम और फ्रांस के बीच 1946 में एक समझौता हुआ जिसे हनोई समझौता कहा जाता है। ये पूछता है एग्जाम में, समझ में आया। तो हनोई समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच में 1946 में एक समझौता हुआ जिसका नाम क्या था, हनोई समझौता था। लेकिन इस हनोई समझौता में क्या हुए थे, अनुसार फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। बोला ठीक है हम स्वीकार करते हैं कि वियतनाम क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन हम लोग को भी यहाँ पर रहने का अनुमति दीजिए। हम लोग भी 100 साल से 200 साल से रह रहे हैं, देख रहे हैं छोटा सबको। पहले ये सब फिर प्रेम से क्या कर रहा है, उंगली पकड़ रहा है, समझ में आया। बताइए अभी क्या ये लोग फ्रांसीसी वियतनाम में रहने के लायक हैं, नहीं। इतना अत्याचार किया, क्या इनको रहने दिया जाना चाहिए, नहीं। लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि आप भले 1946 में क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, हम आपको स्वतंत्र घोषित कर लिए, लेकिन हम लोग भी 200 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमको भी थोड़ा सा रहने का मौका दीजिए यहाँ पे। तो वियतनामी लोग सीधा साधा बोले ठीक है रहो। लेकिन जब रहना शुरू किए तो फिर ये सब षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि अब फिर दोबारा वियतनाम पे क्या किया जाए, कब्जा किया जाए। लेकिन क्या ये कब्जा होने देंगे, स्वतंत्र राज्य है अब, समझ में आया। तो फिर यहाँ पे 7 मई 1954 को ये क्या हुआ, युद्ध हुआ जिसका नाम था दियान ए फू। ये जगह का नाम है दियान ए फू, समझ में आया। दियान ए फू में भयानक युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में, फ्रांस और वियतनाम के बीच में। और यहाँ पे ये लोग छापामार युद्ध लड़े थे। छापामार युद्ध या फिर क्या होता है, इसी को गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। अब ये छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध क्या होता है, छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध क्या हो गया, जैसे अगर हमारे पास सेना का कमी है, हमारे पास कितना सेना है, मात्र 5000 सेना है। कितना सेना है, 5000 सेना है। और दुश्मन के पास 10,000 सेना है। कितना सेना है, 10,000 सेना है। क्या हमारा सेना उनसे जीत पाएगा, नहीं। तब इसमें देखिए क्या किया जाता था, यहाँ पे ये सब अपना 10,000 सेना लेकर क्या है, खड़ा है। यहाँ पे 10,000 सेना लेकर क्या है, खड़ा है। अब ये देखिए ये गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध पहाड़ी में ही संभव है, और वियतनाम पूरा पहाड़ी और जंगली इलाका था, समझ में आया। या तो जंगली इलाका में लड़िए या फिर कहाँ लड़िए, पहाड़ी इलाका में लड़िए, यहीं पे छापामार युद्ध सफल भी होगा, समझ में आया। अब ये छापामार युद्ध में क्या होता था, ये 10,000 सैनिक इधर खड़ा है, इधर से हम 5,000 सैनिक में से 1,000 सैनिक को इनके सामने भेज दिए। कहाँ भेज दिए, इनके सामने भेज दिए। अब ये 5,000 का 5,000 सैनिक इसके ऊपर क्या पड़ेगा, टूट पड़ेगा, मारो इसको, समझ में आया। और इधर पीछे पहाड़ी है, क्या है, पहाड़ी है, यहाँ पीछे क्या है, पहाड़ी है। और बाकी 2,000 सैनिक को हम इधर से चढ़ा दिए, 1500 सैनिक को इधर से चढ़ा दिए, और 1500 सैनिक को कहाँ से चढ़ा दिए, इधर से चढ़ा दिए, पहाड़ के ऊपर। और इनसे बोले तुम लोग लड़ते 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 धीरे 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 कहाँ घुसकते रहना, पीछे घुसकना, एक बार मत भागना, नहीं तो समझ जाएगा कि भागा के कहीं ले जा रहा, मरवाएगा। धीरे धीरे लड़ते रहना और पीछे क्या करना, भागते रहना। और पूरा 10,000 का 10,000 सैनिक को लेकर इस पहाड़ी इलाका में क्या आना, घुस आना। और जैसे घुसोगे, देखो 1500 सैनिक यहाँ, 1500 यहाँ, यानी 3,000, और 1,000 लड़ने गया है। और 1500 सैनिक को हम लोग इधर से पीछे से भेज देते थे, कहाँ से, पीछे से, और पीछे से जाके इधर से ये सब घेर लेता था, समझ में आया। देखिए छापामार युद्ध, यानी चारों तरफ से छापा मार के लड़ा गया युद्ध क्या कहलाता है, छापामार युद्ध, इसी को गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है। अब ये सब क्या करेगा, 10,000 सैनिक, या इसका 10,000 सैनिक है, हमारा 5,000 सैनिक है, 1,000 इससे क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, 1,000 इधर क्या करेगा, लड़ाई, और धीरे 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 घुसकाते घुसकाते इधर लाएगा। और जैसे इधर लाएगा, इधर पूरा भाला गणासा बंदूक बंदूक देव को चढ़ा दिए हैं, मारेगा था इधर पूरा सैनिक को क्या कर देगा, इनको भरभस्ट कर देगा। और जो सैनिक भागने का कोशिश करेंगे, इधर 1,000 सैनिक को हम क्या खतरा भेजे हैं, भागने खतरा, आके इधर से घेर लेगा। और उसके बाद से खिंचाओ तुम लोग, इसी में काटा कुटी करो। 10,000 का 10,000 सैनिक क्या हो गया, खत्म। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कितना सैनिक मराएंगे, क्या जो पहाड़ पे 3,000 सैनिक चढ़ गए क्या वो मराएंगे, वो तो और ही ऊंचाई का फायदा उठाएंगे, मारो, ऊपर से पत्थर चला के मारेंगे, तीर चला के मारेंगे, जंची मर्जी तंची चला देंगे। इधर जो 1,000 सैनिक है उनको भागने से रोक देगा, अब बाकी 1,000 सैनिक इसको क्या करेंगे, लड़ा उड़ा के मार देंगे। तो हमारा 5,000 सैनिक है, लेकिन जीत गए हम कितने हज़ार सैनिक से, 10,000 सैनिक से, समझ में आया। तो इसको कहा जाता है छापामार युद्ध। क्या कहा जाता है, छापामार युद्ध। तो ये छापामार युद्ध का जमकर प्रयोग हुआ था कहाँ पे, वियतनाम युद्ध में।
वियतनाम अपने स्वतंत्रता लड़ाई लड़ने के लिए, इसके जनक कौन कहा जाए यहाँ, मतलब कौन लड़ रहे थे, हो ची मिन। कौन लड़ रहे थे, हो ची मिन। तो दीवान ए फू युद्ध जो था ये पूरा का पूरा कैसा युद्ध था, छापामार युद्ध था। यहाँ पे वियतनाम में सैनिक भले ही कम थे लेकिन फ्रांस का सैनिक बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। 1946 में ये लोग स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिए हैं, लेकिन फिर भी 1954 में ये लोग क्या कर दिए, युद्ध कर दिए हैं। कौन सा युद्ध हुआ था, दीवान एफू। कह रहा है 7 मई 1954 को हुआ जो वियतनाम के लिए एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह से क्या हुए, पराजित हुए। 16,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर दिए, बोले हम समर्पण करते हैं। 16,000 सैनिक, एक दो सैनिक नहीं, 16,000। समझ में आया। 16,000 सैनिक फ्रांसीसी क्या कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिए और बोले हमको बस छोड़ दो, तुम जो कहोगे हम क्या कर देंगे, मान लेंगे। समझ में आया। तो 7 मई 1954 को ऐसे वियतनाम को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया। और वियतनामी से जो छोटा सा बोला था 1946 में, उनको रहने का मौका दीजिए, बोला आप कौन फ्रांसीसी इधर नहीं रहेगा, सब फ्रांसीसी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। एक वो फ्रांसीसी दिखा तो उसका बिरयानी बन जाएगा। समझ में आया। तो सारे के सारे फ्रांसीसियों को क्या कर दिया गया, भगा दिया गया। कोई दिक्कत है क्या। अब जेनेवा समझौता क्या होता है, बोला हिंद चीन की वार्ता की समस्या को लेकर 1954 में एक समझौता हुआ था जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता में वियतनाम 2 भागों में बट गया और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब ये वियतनाम 2 भागों में क्या हो गया, बट गया। फ्रांसीसी अंग्रेज सब कहीं गया है ना, राज्य को छोड़ा नहीं है, 2 भाग में तुड़िए दिया है। समझ आया। यहाँ पे भी फ्रांस कितने भाग में बढ़ जाएगा, फ्रांस बोल रहे हैं। इंडोचीन कितने भाग में बटेगा, 2 भाग में, मुख्य रूप से वियतनाम। और इन दोनों में ही क्या हो जाएगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और इस गृह युद्ध में प्रवेश कौन ले लेगा, अमेरिका ले लेगा। नहीं कहा जाता है घर फूटे गंवार लूटे। घर फूटा है, इसमें कौन घुस गया, अमेरिका। अमेरिका पूरा तहस नहस कर देगा जापान में। अब देखिएगा इतना अशांति फैलेगा जापान में, एक से एक बम, एक से एक खतरनाक रासायनिक। इसको हम अगले क्लास में क्या कर लेंगे, देख लेंगे। अगला क्लास में आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अभी तक जितना पढ़ाए हैं इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। अभी तक में कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। हुआ आंदोलन से शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा किसको मिल गया, इंडोचीन को। इधर फ्रांस हार गया, उधर से जापान घुस गया। फिर इधर कौन आ गए, हुआ आंदोलन। वो लोग जापान से भी लड़ रहे थे, फ्रांस से भी लड़ रहे थे। तभी तक हमारे क्या आ गए, हो ची मिन आ गए। हो ची मिन आए तो इन सब लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, एक से एक संगठन का स्थापना किए। और उसके बाद से 1954 कहाँ गया जी, 1917 में क्या किया था, साम्यवादी गुट का गठन किया। 1930 में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। कौन कर रहे थे सब, हो ची मिन। 1945 में इन्होंने क्या किया, फ्रांस से अपने आप को क्या कर लिया, मुक्त घोषित कर लिया। लेकिन 1946 में कौन सा समझौता हुआ, हनोई समझौता। इसमें जो फ्रांस था वो वियतनाम को क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र। लेकिन अपने आप को बोला कि हम भी यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे अपने शक्ति का विस्तार करके 1954 में फिर ये क्या किया, युद्ध किया। और इस युद्ध में फ्रांस का बुरी तरीके से क्या होता है, हार होता है। और वियतनाम के सामने वो 16,000 सैनिक को लेकर क्या कर देता है, आत्मसमर्पण। और फिर ये अपने आप को क्या कर घोषित कर लेते हैं, स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। फिर जेनेवा समझौता होगा। और जेनेवा समझौता में जो फ्रांस है, फ्रांस जो है वो किसको, वियतनाम को 2 भाग में बांट देगा, बीच में खींच देगा 17 डिग्री समानांतर रेखा। मतलब एक तरफ क्या हो जाएगा, उत्तरी वियतनाम और एक तरफ दक्षिणी वियतनाम। और फिर ये दोनों वियतनाम आपस में क्या हो जाएंगे, लड़ जाएंगे। और इसका फायदा कौन उठाएगा, अमेरिका। और अमेरिका यहाँ पे एक से एक खतरनाक रसायन का प्रयोग करेगा। कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़े, आगे क्लास कल।